Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस सेशन में हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम आर्य शर्मा की बुक को कवर कर रहे हैं। इस लेसन में हम सिविलाइजेशन के ग्रोथ की बात करने वाले हैं कि ईस्टर्न इंडिया में सिविलाइजेशन इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो हो रहा था और यहाँ पे मतलब इतने वेल कंटेस्टेड जो बैटल्स हुए हैं वो यहीं पे क्यों हुए। मतलब इस एरिया में कुछ तो ऐसा खास होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसकी वजह से ये इतना अट्रैक्टेड जोन था, राइट। तो दिस इज़ समथिंग विच वी विल स्टार्ट टुडे। सो सबसे पहले गाइज आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी भी आप ले सकते हैं। जस्ट यूज़ दिस टॉप 10 रेफरल कोड क्योंकि हमारे नए बैचेस कल ही शुरू हो रहे हैं। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और इस टॉप 10 के कोड को यूज़ करने से यू गेट सो मेनी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. You also get 5000 pages of handwritten notes in Hindi and English, which is sufficient for all the GS papers. Like all the subjects would be covered in those notes. तो बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, पर्सनलाइज मेंटरशिप और यूपीएससी की सारी बुक्स, पीडीएफ कंपाइलेशन एंड सारा का सारा मटेरियल आपको मिल रहा है. यू जस्ट नीड टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू जस्ट नीड टू यूज़ दिस टॉप 10 रेफरल कोड. अगर आप ये टॉप 10 का कोड यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी क्लासेस देख सकते हो, आप मेरे अलावा बाकी के सभी टॉप एजुकेटर्स की सारे सब्जेक्ट्स की, सारे बैचेस के सभी कोर्सेज की क्लासेस भी देख सकते हैं. और अगर कोई क्लास छूट जाए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो गाइज, आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिविलाइजेशन के ग्रोथ के बारे में. तो देखिए, हम किसी चीज़ से बोलते हैं कि ये सिविलाइजेशन है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जगह को ये सिविलाइजेशन है. साइंस क्या होते हैं एक सिविलाइजेशन के, कैसे आप एक एरिया को, एक रीजन को कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिविलाइज्ड है. ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं? ये तब कह सकते हैं अगर वहाँ के लोगों को लिखना पता हो, राइटिंग पता हो, और वहाँ पे कोई टैक्सेस का कलेक्शन का पूरा प्रॉपर सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता हो, और वहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट जो हैं जैसे कि हर एक काम को करने के लिए कुछ स्पेशल जो है जोन्स बने हुए हैं, लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उसके वेल डिफाइंड हैं, और जो भी प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली हो रहे हैं, सारा मेंटेनेंस बिल्कुल प्रॉपर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये सभ्य है. यानी कि ये एक सभ्यता है जो कि सभ्य लोगों की सभ्यता है. सभ्य का मतलब क्या है कि वो लोग इतने सभ्य हैं कि वो सही तरीके से जीना जानते हैं. मतलब कि वो हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल लाइफ, ट्राइबल लाइफ, यहाँ वहाँ घूमना भटकना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जगह पर सेटल होकर के एक मेन स्ट्रीम की जो एक जीने का जो तरीका होता है उस जीवन शैली में वो हैं. तो ये जो पीरियड था जो कि 4th से 7th सेंचुरी के बीच का समय माना जा रहा है, ये वो समय था जब बहुत ही एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी हमारे सामने आती है. अभी आप बोलेंगे एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी क्या होता है? रूरल इकोनॉमी तो हम इसलिए बोलते हैं रूरल जब कोई चीज़ मतलब बहुत लोअर लेवल पे चल रही हो या जिसमें सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी अगर हो रही है तो अगर वो बहुत क्वालिटेटिव हो रही है, अगर वो बहुत अच्छी हो रही है तो हम उसको एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी बोलेंगे. तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जो है हमारे राज्य थे जहाँ पे ये हो रहा था, तो आप देखेंगे कि ये ईस्टर्न एमपी में, उड़ीसा में, ईस्टर्न बंगाल में और साउथ ईस्ट बंगाल एंड असम में हो रहा था. यहाँ पे स्टेट का जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से फॉर्म हुआ और राज्य जो है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जो कि बहुत प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रही है. काफ़ी स्टेबल पॉलिटी यहाँ पर हम देखेंगे. तो बात करेंगे हम उड़ीसा की. उड़ीसा जो है ये हमारा जो उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया का इलाका था, इसे हम कलिंग के नाम से भी जानते हैं. तो कलिंग जो है ये एक कोस्टल उड़ीसा का एरिया है, कोस्टल उड़ीसा जो कि महानदी के साउथ में स्थित है. ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. कलिंग युद्ध के बारे में तो हम जानते ही हैं, जो फेमस कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि अच्छा मैं नाम नहीं बताऊंगी, नाम आप मुझे बताइए कि वो रूलर कौन थे जिनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है कलिंग युद्ध के बाद. आई होप यू नो द नेम. इट्स वेरी वेरी इजी, मतलब इससे इजी तो एंशिएंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. यू नीड टू टेल मी द नेम इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा, तो कलिंग युद्ध जो हुआ था यहाँ पे बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंस इस जगह की जो है बढ़ती है. और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आने वाले रूलर्स इसको काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे. ठीक है, तो अशोका जो है इसको काफ़ी अच्छे से संभालते हैं एंड बहुत ही स्ट्रांगली ये डेवलप होता है. और आप देखेंगे कि इन दी 1st सेंचुरी BC ये जो एरिया था
यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेट देखते हैं, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट का मतलब क्या है, एक ऐसी राज्य व्यवस्था जो अपने आप में प्रॉपर टैक्सेशन कर रही है, अच्छे खासी आर्मी को मेंटेन कर रही है और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी ईडी में जो उड़ीसा के पोर्ट्स थे, यानी कि जो कोस्टल इलाके थे जहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उन बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, और यहाँ से जो सामान है वो विश्व प्रसिद्ध होता था और हर जगह ये जाता था। क्या क्या सामान था? पर्ल्स मतलब कि मोती, आइवरी, हाथी दांत जो सफ़ेद हाथी दांत होता है, और मसलिन। मसलिन क्या होता है? ये बड़ा ही एकदम बहुत ही पतला सा एक कपड़ा होता है, सूती का कपड़ा होता है, ये कॉटन क्लॉथ होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पतला और महीन धागा होता है, इसे महीन सूती कहते हैं, इसलिए इसका नाम, जैसे आप इसके वर्ड से देखो ना, मुस्लिन, द वर्ड itself it's so soft and so transparent kind of word. सो आप इसे याद रख सकते हो, मुस्लिन एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो पर्ल्स, आइवरी, मुस्लिन, ये तीनों का जो है ट्रेड होता था, और जो ट्रेड कॉन्टैक्ट थे वो हमारे रोमन एम्पायर के साथ भी थे। और एक्सकावेशन जब हुए तो हमें वहाँ पे कई सारे सिक्के मिले, विदेशी मुद्राएं मिले हैं, तो जो दिखाते कि भाई विदेशी व्यापार अच्छा चल रहा था। एक्सकावेशंस हमारे शिशुपालगढ़ में हुए हैं, और एक जो साइट है कलिंगरी की, ये है जहाँ पे हमारा, यहाँ पे एक्सकावेशंस हुए, खुदाई हुई, और खारवेला का जो कैपिटल था ये कलिंगगढ़ी, यहाँ पे हमें जो है काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो आप देखेंगे कि 4th सेंचुरी में जो कोसल एंड जो महाकंटारा थे, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वो दो जगहें थी जिसको कि समुद्रगुप्त ने जीता था। अगर आपको याद हो तो पिछला जो हमारा वीडियो रहा था जिसमें हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ हमने समुद्रगुप्ता के बारे में जाना था। समुद्रगुप्ता यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, समुद्रगुप्ता जो हैं, इनके बारे में हमने क्या देखा था कि इन्होंने कई सारे कैंपेन्स किए थे, मतलब ये नॉर्थ इंडिया में भी कई सारे रूलर्स को हरा चुके थे, ये साउथ इंडिया में भी कई सारे रूलर्स को हरा चुके थे। तो उनका जो ये कैंपेन रहता था ना, उसी में इन्होंने कोसल और महाकंटारा का जो एरिया था उसको जीत लिया था। तो ये समुद्रगुप्ता की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत ही ये डोमिनेटेंट थे। और ये जो एरिया है बिटवीन महानदी एंड कृष्णा, ये वो एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था, काफ़ी पावरफुल एरिया ये माना जाता था। और वैसे भी आप मानो कि कोई भी ऐसी जगह है जो नदियों के बीच में है या नदी किनारे स्थित है, तो वो अपने आप में काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी बढ़िया होती है, वहाँ पे क्रॉप्स का अच्छा डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी की कमी नहीं होगी। और नदियाँ जो है वो सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं है, मतलब नदियों के बहुत सारे रोल्स होते हैं। कुछ रोल्स आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मतलब रिवर्स से हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो, रिवर्स से हमें जो है पानी मिल रहा है, सिंचाई की सुविधा मिल रही है, फर्टाइल लैंड होगा, ये तो ठीक है, बट इसके अलावा आवाजहन के ये साधन भी थे, मतलब जो है किसी को यहाँ से वहाँ आना है, जाना है, तो ट्रैवल के लिए भी नदियों को जो है यूज़ किया जा रहा था, ट्रेड के लिए नदियों को यूज़ किया जा रहा था। और वाटर वेज जो होते हैं वो एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि काफ़ी सस्ता होता है, और काफ़ी भारी सामान अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो वो नदियों के लिए रास्ते से वहाँ से भेजना बहुत आसान होता था। तो वाटरवेज हैं, ट्रेड के लिए, ट्रैवल के लिए, डेली यूज़ के लिए आपको चाहिए होता है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपको चाहिए होता है। इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब कंटेम्प्रेरीज मतलब कि समकालीन, जो कि इसी काल में, इसी समय में इनके अगल बगल में जो इनके पड़ोसी डेवलप हो रहे थे, वो कौन थे? वो थे वशिष्ठ। वशिष्ठास जो हैं ये रूल कर रहे थे आंध्रा के बॉर्डर में, साउथ जो है कलिंग का जो साउथ वाला इलाका है आंध्रा, वहाँ पे ये लोग कर रहे थे। और नालाज, नालाज जो थे ये फॉरेस्ट एरिया जो महाकंटारा का है वहाँ पे रूल कर रहे थे। मनास, मनास जो है ये जो कोस्टल एरिया था नॉर्थ का बियॉन्ड द महानदी, मतलब महानदी से और आगे आप चले जाएंगे तो वहाँ पे जो एरिया था उसमें मनास रूल कर रहे थे। इसमें आप ये देखेंगे ये जो नालस है और ये जो मानस है, इन लोगों का आप ये देखोगे कि खास बात क्या थी कि इनके टाइम में इन्होंने अपने खुद के सिक्के भी चलाए थे, मतलब अपने आप में इनके कॉइन्स भी ये लोग इशू कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप ये देखोगे ओवरऑल हर एक जो स्टेट है उसका अपना एक सिस्टम है, टैक्सेशन का सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। देखो, टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आर्मी रखनी है और आप आर्मी को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो आर्मी को रेगुलर पेमेंट देनी होती है, और रेगुलर पेमेंट टैक्सेशन से ही आती है।
अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो हर एक राज्य की अलग क्यों है, हर एक राज्य की क्योंकि स्थिति अलग है। हर एक जगह पे जो लोग होते हैं उनकी जो नीड्स होती है, डिमांड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग होती हैं। तो वहाँ का प्रशासन भी हमें अलग रखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मिलिट्री भी अलग अलग प्रकार से मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना, उसको रेडी करना, उसको आप कहो कि रिक्रूटमेंट करना, उसका सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार से होगा, क्योंकि हर एक रीजन की जो प्रॉब्लम है वो अलग है। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे हम कोई भी एक सिंगल रूल पूरे देश में नहीं लागू कर सकते हैं, या कोई एक सिंगल चीज़ जो है हर जगह बिल्कुल एक तरीके से यूनिफॉर्मली नहीं चल सकती है। कभी भी कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो थोड़ा उसमें लोकल वेरिएशन हमें लाना ही पड़ता है। हर एक चीज़ में हमें कुछ ना कुछ ऐसे लोकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। इसमें जो नलाज की बात की जा रही है, ये प्रोबेबली नलाज और मानस जो थे, इन्होंने अपना खुद का सिस्टम ऑफ कॉइनेज भी शुरू किया था। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्के इन्होंने चलवाए थे। हर एक किंगडम जो है वो ब्राह्मणों को बड़ा फेवर कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की अथॉरिटी है, वर्ण सिस्टम तो चल ही रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर लैंड ग्रांट्स है तो ब्राह्मणों को बहुत लैंड ग्रांट्स मिल रहे थे, और जो ज़्यादातर किंग्स थे वो वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर रहे थे। अब देखो, राजा यहाँ पे जो है, आजकल भी आप देखते हो लोग यज्ञ हवन करते हैं। यज्ञ हवन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक उनकी ये होती है कामना, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हमारी विशेष जो है भगवान पूरी कर देंगे। एक तो वो होता है, तो वैदिक सेक्रीफाइसेस ये कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पिरिचुअल मेरिट नहीं है। यहाँ पे अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, या आध्यात्म की तरफ अपने आप में वो आकर्षित हैं, उस कारण ही नहीं, बल्कि पावर, प्रेस्टीज और लेजिटिमेसी के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि राजा जितना बड़ा यज्ञ करेगा, राजा जितना बड़ा दान दक्षिणा देगा, राजा उतना ही लेजिटिमेट है, राजा उतना ही अच्छा है, राजा तो भगवान की परछाई है, राजा तो सब कुछ है। मतलब आपको ये दिखाना है कि जो राजा है, ही इज़ नॉट जस्ट कि एक स्पिरिचुअल एक इंसान है, वो पूजा पाठ कर रहा है, पर वो पूजा पाठ करके अपने आप की जो पावर है उसको बढ़ाना चाहता है, और उसको कहीं ना कहीं शोकेस भी करना चाहता है, कि लोगों के सामने ये एक उसकी इमेज बने कि राजा कितने बड़े और कितने पावरफुल हैं, कितने वीर हैं, कितना उनके पास धन है, पैसा है, वेल्थ है। तो लोग उससे इम्प्रेस हो जाते थे। गोल्ड मनी जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन देखो, गोल्ड मनी है, सोना है, तो भाई कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होगी तभी यूज़ होगा। तो ये पेमेंट के लिए मीडियम था, और हाई फंक्शनरीज में, मतलब उच्च लेवल पे जो है ये चलता था। मानस जो है, इसमें इनके बारे में हमने पहले भी बात की, ये कॉपर के सिक्के चलाते थे, कॉपर कॉइन्स ये लोग इशू करके रखते थे। और महेंद्र भोग ये एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि मराठास के द्वारा क्रिएट किया गया था। आप देखेंगे कि ये जो मराठास हैं वो बहुत तेज़ी से राइज करेंगे, और आगे चल के इनका पूरा दबदबा होगा। मतलब ऐसा लगने लग गया था कि अब पूरे भारत में मराठास जो हैं वो राज करने वाले हैं। तो वो भी समय आ जाएगा, आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी टक्कर ये दे रहे थे हर किसी को। मतलब ये लोग जो है हर किसी को अच्छी टक्कर दे रहे थे ओवरऑल, मतलब पूरे इंडिया पे ही छाए हुए थे। तो खैर उसके बारे में भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो मराठास का जो है पूरा का पूरा लेसन आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो महेंद्र भोग थे, इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था बाय द मराठास इन द एरिया ऑफ महेंद्र माउंटेन्स। तो महेंद्र माउंटेन्स के बगल में जो एरिया है वहाँ पर ये इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद आप देखेंगे गाइस अग्रहारास। अग्रहारास क्या होता है? ये होता है एक दान की गया, दान या दक्षिणा में दिया गया जो पैसा होता है। तो मराठास ने बहुत सारे इंडोमेंट्स किए थे। इंडोमेंट्स का मतलब होता है पैसा देना। तो मराठास ने जो है पैट्रोनाइज किया था कि जो लैंड है वो हम इनको दे देंगे। किनको दे देंगे ये लैंड? ये रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए जो है दान में दे दिया जाता था। तो ब्राह्मण लोग, जैसे क्या होता था ना कि ब्राह्मणों का काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, टीचिंग, प्रीचिंग, ये सब काम भी ब्राह्मणों का माना जाता है। तो इसमें जो लैंड है और जो इनकम है फ्रॉम विलेजेस जो आती है, वो मीन टू सपोर्ट द रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को वो सपोर्ट करेगी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए मराठास ने बहुत सारे अग्रहारास दिए हुए थे। मराठा जो लोग थे, ये लोग एक तरीके से आप कहेंगे कि वो पूरे के पूरे काम को बहुत ही पंचुअलिटी से करते थे, वक्त की बहुत ज़्यादा ये जो है आप कह सकते पंचुअल थे। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की थी कि जो पूरा साल है, जो ईयर है,
उसको 12 ल्यूनर मंथ्स में डिवाइड करना, 12 मासों में डिवाइड करना। कोस्टल जो उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पे हमें कई सारे राइटिंग्स मिले हैं और ये माना जाता है कि इन लोगों को 3rd सेंचुरी BC के आसपास ये राइटिंग्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। आर्ट ऑफ राइटिंग जो है उसमें संस्कृत लैंग्वेज का जो यूज़ है वो ज़्यादा अगर आप देखो तो बहुत तेज़ी से उड़ीसा वाले पार्ट में फैल गया था। बहुत ही अच्छे संस्कृत के वर्सेस जो है यहाँ पे जगह जगह पर पाए गए हैं और ये जो वर्सेस है पुराण से, धर्मशास्त्र से कोट किए गए हैं जो कि संस्कृत कैरेक्टर्स में है और संस्कृत चार्टर्स में है। क्योंकि देखो चार्टर जो है वो गवर्नमेंट इशू करती रहती थी, कोई भी मैसेज देना या कुछ भी है तो उसमें ये सब लिखा हुआ रहता था। और जो किंग्स हैं वो क्लेम करते थे कि भाई वो प्रिजर्वर हैं इस वर्ण सिस्टम के, मतलब ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये जो सारी चीज़ें मतलब अपने ऑर्डर में हैं, अच्छे से चल रही हैं, अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो वो राजा की वजह से, मतलब राजा ही हैं जो इन सब चीज़ों को चला रहे हैं और मेनटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बंगाल के बारे में जानेंगे कि बंगाल में कैसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और यहाँ के लोग क्या क्या कर रहे थे और किस तरीके से अपने आप की सिविलाइजेशन को, अपनी सभ्यता को आगे डेवलप कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस लास्ट में आपसे अगेन कहना चाहूँगी कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस मंडे से शुरू हो रहे हैं। मेरा नया NCERT बैच स्टार्ट हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 ईयर्स के ये बैचेस है, पूरा 2 साल का जो है कवरेज आपको मिलेगा, कंप्लीट टाइम टेबल सब कुछ आपको मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग यू गेट, जस्ट यूज टॉप 10 रेफरल कोड। और कोई डाउट होता है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लेकिन अगर उससे पहले आप बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।